मुझे वो दिन याद है जब ये सब शुरू हुआ था और आज तक मुझे वो बातें परेशान करती हैं। वो कैलिफोर्निया का आम दिनों जैसा गर्मी का दिन था। मेरा नाम कियारा है और जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उनसे पहले मेरे जीवन काफ़ी मुश्किल था। मैं ओनली फैंस की मॉडल थी। ये एक ऐसा करियर की चॉइस थी जिस पर जितनी प्रशंसा मिलती थी उतना ही उसका आलोचन किया जाता था, लेकिन इसके जरिए मैं वो कर पाती थी जो मुझे पसंद था और इतने ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाती थी जो बाकी किसी जरिए से करना काफी मुश्किल होता और साथ ही घर पे रहना पड़ता था। लेकिन ये तब तक था जब तक मुझे एक अनजान व्यक्ति द्वारा रिक्वेस्ट नहीं आई जिसने मेरे वास्तविकता के मोल को उजागर कर दिया। वो जिस चीज की मांग करता था वो बहुत ही अनोखी और दिलचस्प होती थी। वो चाहता था कि मैं आकर्षक पोशाक पहनकर प्राचीन चित्रों की मुद्राओं की नकल करूं। वो सब्सक्राइबर जिसका नाम मॉनिकर द पेंटर था, वो मुझे इस काम के अच्छे खासे पैसे दे रहा था और मैं भी अजीब मांग पूरी करने की आदी थी, इसलिए मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। पहला पोस्ट उस पेंटिंग का था जिसे मैंने फौरन पहचान लिया, बॉटिसलीस वीनस का जन्म। मैंने कॉलेज में आर्ट कोर्स ज्वाइन किया था। अपने शरीर को प्रेम की देवी का दर्पण बनाने में मुझे अजीब लगा। उसकी मांगें अजीब होती गई। हर पेंटिंग पहले से और भी ज्यादा पुरानी और अस्पष्ट होती जा रही थी और हर नई मांग के साथ साथ पैसे भी बढ़ाते जा रहा था। शुरुआत कुछ $100 से हुई और फिर वो बढ़कर कुछ $1000 तक पहुंच गए। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं अगला पोस्ट करती जा रही थी मेरे घर में ठंडक बढ़ रही थी। जब मैंने एक ऐसी लड़की का पोस्ट किया जिसके हाथ में फूल और पीले गुलदस्ता था तो मेरे पीछे रखा फूलदान अचानक हवा में उड़ा और दीवार से टकराकर टूट गया। उसके बाद मुझे किसी की आवाज़ सुनाई। पहले काफ़ी मुलायम जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन हर रात उनकी आवाज़ और भी भारी होती गई। वो भाषा अलग ही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे उसका एहसास ज़रूर महसूस होता था। मेरी नींद हराम हो गई। मैं आधी रात में अचानक जाग जाती थी। काले शरीर वाली औरत मेरे सपने में दिखाई देने लगी जिसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था, कमर से मुड़ी हुई और हाथ इधर उधर बिखरे हुए थे। वो कोई गाना गुनगुना रही होती थी, एक ऐसा गाना जो किसी वेल के मरने पर उसका साथी गुनगुनाते हैं और फिर अचानक उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते, जिसके बाद मैं डरते हाँफते हुए उठ जाती। इस वक्त तक मैं पसीने पसीने हो चुकी होती थी। ये एहसास मुझे एक शाम तब हुआ जब मैंने एक और फोटो के लिए तैयारी की। वो पेंटिंग, वो पोज, उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था। हर पेंटिंग किसी बड़ी और भयानक पहेली के टुकड़े जैसा लगता था। अपने भोलेपन में मैं शायद किसी गहरे अंधेरे काम में घुस गई थी, लेकिन हर बार जब भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात आती तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा $1000 भेज दिए जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटर मेरे चेहरे के भाव पढ़ सकता था। उससे मैं मिल चुकी थी और वो किसी भी हालत में मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मैं अपने सवालों के जवाब के लिए बेताब थी। मैंने द पेंटर के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट खंगाला। मेरी खोज मुझे एक एकांतवासी कलाकार के बारे में दशकों पुरानी जानकारी तक ले गई। उस कलाकार की परेशान कर देने वाली अंधेरे और रक्त से भरी पेंटिंग्स की वजह से दुनिया से तिरस्कार मिला था। अंत में उसने अपनी पेंटिंग्स की मदद से अमरता की तलाश की। ऐसी अफवाह थी कि उसके गायब होने से पहले उसने कुछ काली शक्तियों के साथ संपर्क बनाए थे और जीवन के सार को अपने चित्रों में पेश करने के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया। ये सब जानने के बाद मैं डर गई। मैं सिर्फ किसी पेंटिंग की पोस्ट की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि मैं ऐसे रिवाज को पूरा होने में मदद कर रही थी जो आत्माओं को मेरे घर में दाखिल होने में मदद कर रही थी। आखिरी मांग मेरे पास उस रात आई जब मेरे घर की हवा और भी ज्यादा भारी हो गई। मुझे इस काम के लिए $1,00,000 मिलने वाले थे, इतना पैसा जो मेरे परिवार में कभी किसी ने नहीं देखा था। उस पेंटर ने मुझे ऐसे एक चित्र का पोस्ट करने के लिए कहा जो मुझे कहीं नहीं मिला। उस चित्र में एक औरत थी जिसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। उसके शरीर परमानंद या फिर पीड़ा से विकृत हो चुका था। ये बताना काफी मुश्किल था। जैसे ही मैंने उस पोस्ट की नकल करने की तैयारी की, मेरे अंदर एक ऐसा डर बैठने लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फुसफुसाहट तेज होकर कोलाहल में बदल गई। मेरे घर में रह रही परछाई का आकार बढ़ गया, तकरीबन एक इंसान जितना। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं घर में अकेली नहीं थी और ना कभी थी जब से मैंने पहली तस्वीर डाली थी। मेरी स्थिति डरावनी थी, लेकिन यह पेंटर के पीछे की सच्चाई थी जो मेरे वजूद की आखिरी डोर को खोल देगी। सच्चाई उन परछाइयों की तरह ठंडी और असक्षम थी जो मेरे शांतिपूर्ण घर में आज़ाद होकर नाच रही थी। उसने कहा कि एक कलाकार होने के नाते वो अपने काम में इतना डूब गया कि वो न सिर्फ अपने विषयों की छवि बल्कि उनकी आत्माओं को पढ़ने की कोशिश में जादू के दायरे में चला गया।
उसका नाम वक्त के साथ साथ खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। जब मैं अपने घर के लिविंग रूम में खड़ी थी तो मुझे भरी हवा के साथ साथ किसी के होने का एहसास भी हुआ। मैं समझ गई थी कि आखिरी पोस्ट सिर्फ एक रिवाज नहीं है, वो बाकी सभी रीति रिवाज का सार है जो उस पेंटर ने जिस भी अंधेरे से संपर्क करने के लिए शुरू किया था उसे खोलने की कुंजी थी। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने कैमरा लगाया ताकि मैं पोस्ट कर सकूं। मेरा दिल ये सोचकर बैठा जा रहा था कि मैं एक ऐसे काले जादू को पूरा करने वाली हूं जो मेरे जन्म से भी पहले शुरू किया गया था। मैं उस पोज में आकर खड़ी हुई और पेंटिंग में बनी उस औरत की नकल करने लगी, और उस वक्त मेरे अपार्टमेंट ने जैसे एक लंबी सांस ली हो। एक आवाज हुई जो दुख और पीड़ा से भरी हुई लग रही थी, शायद किसी इंसान की। कैमरा क्लिक हुआ, सब कुछ हिलने लगा और वो परछाई मुझे अंधेरे से ढकती हुई आगे की तरफ बढ़ी। ये जो भी था इसके खत्म होने पर मैंने खुद को संभाला और आगे जो भी होने वाला होगा उसके लिए खुद को तैयार रखा। लेकिन अंत आया ही नहीं। बजाय इसके वो परछाई कम होने लगी, फुसफुसाहट धीमी हो गई और अपने पीछे इतनी शांति छोड़ गई कि मेरे कान बजने लगे। और जब से वो पेंटर मेरी जिंदगी में आया था, आज पहली बार मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मैं अपने कंप्यूटर की तरफ भागी, लेकिन वो पेंटर जा चुका था, बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे $1,00,000 ट्रांसफर कर दिए थे। आने वाले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी आम तरीके से दोबारा चलने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर की शांति ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी। मेरी कहानी का मोड़, वो सच्चाई जो मुझे आज तक परेशान करती है, अचानक आया जब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक हफ्ते बाद मेरे घर के दरवाजे पर खटखट हुई। मैं दरवाजा खोलती हूँ तो वहां कोई नहीं था, बस मेरे पैरों के आगे एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। मैं उसे किचन में ले गई और मैंने बड़े ही ध्यान से उसे खोला। उसके अंदर एक नोट था जिस पर थैंक यू लिखा हुआ था, लेकिन उसी के साथ एक तस्वीर भी थी, एक ऐसी तस्वीर जिसने मुझे हिला कर रख दिया। वो मेरी आखिरी तस्वीर थी। ये वही तस्वीर थी जिसमें मैं प्रदर्शनीय कपड़े पहनकर उस औरत की नकल कर रही थी जो मुझे दी गई थी। लेकिन ठीक मेरे पीछे बिना कपड़ों वाली एक काली औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से खून की आंसू निकल रही थी। उसका रूप पीड़ा नहीं बल्कि राहत में बदल चुका था। वो मेरी तस्वीर थी, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आत्मा ठीक मेरे पीछे खड़ी थी और आखिरकार असल दुनिया में वापस आ गई थी। मेरा नाम कियारा, कैलिफोर्निया की मॉडल जिसने एक बार डिजिटल दुनिया के माध्यम से कनेक्शन की तलाश की थी, लेकिन खुद को काला, जुनून और स्वतंत्रता की तलाश की सदियों पुरानी कहानियों में उलझा हुआ पाया। मेरा घर अब शांत है। अब किसी छाया का होना या ना होना रोशनी की उपस्थिति से संबंधित है। लेकिन कभी कभी जब सूरज ढलता है और दुनिया शांत हो जाती है तो मुझे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है और किसी के सांस लेने की आहट मेरे गर्दन पर महसूस होती है। न्यूयॉर्क शहर का आसमान रोशनी और सपनों का चमकदार उदाहरण है, जो मेरे नए जीवन के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप था। मैं एलेना, एक स्ट्रगलिंग कलाकार से ओनली फैन की मशहूर और सफल मॉडल में बदल गई थी। कौन जानता था कि मैं जितने कम कपड़े पहनना शुरू करूंगी उतने ही ज्यादा पैसे बनने लगेंगे। ऊंची इमारतों पर मेरा आलीशान घर, जिसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां बाहर का ऐसा खूबसूरत नजारा दिखाती थी जिसे देखकर आपको लगे कि आप जैसे आसमान में बैठे हैं। सड़क का शोर नीचे, उसी के साथ कम रोशनी वाले छोटे फ्लैट्स जिन्हें मैं कभी घर कहा करती थी। महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, पर्स मेरी अलमारी में भरे हुए थे। बड़ी बड़ी पार्टीज में मुझे बुलाया जाता था। एक लंबी खूबसूरत और महंगी गाड़ी नीचे मेरा इंतजार करती थी। मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात ट्रेन से हुई और सब कुछ बदल गया। वो मेरे बाकी फैंस से बहुत अलग था। उसने कभी मुझे सवालजनक काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे मैं ढके हुए कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती थी। उसका कहना था कि उसे बस मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। उसके साथ मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे इस मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख सकता था। कुछ ही हफ्तों में वो मुझे मैसेज करने लगा। उसने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत पैसे देगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसके लिए काम करूं। जितना पैसा वो मुझे ट्रांसफर करता उतने में कई महीनों में जाकर कमा दी। वो मुझ पर काफी मेहरबान था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातें सबसे ज्यादा पसंद आती थी। बिना किसी शर्त के बंधन में बंधने का वादा, पैसों के लेन देन से ज्यादा मुझे उसके साथ होने का आकर्षण था। एड्रियन एक पहेली के जैसे था जो अपने डिजिटल व्यक्तित्व में लिपटा हुआ था। जो चीज मुझे उसकी तरफ आकर्षित करती थी वो सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं थी, बल्कि जिस तरह से वो बात करता था, एक गहराई और समझ के साथ की गई बात जिसकी मैं आदी हो गई थी। उसके मैसेज में कला, साहित्य के उदाहरण होते थे और ऐसी जिंदगी जो लैविश भी थी और साथ ही साथ उसे जीने का सलीका भी सिखाती थी। उसके शब्दों में असुरक्षा थी,
मेरी अपनी असुरक्षा और आकांक्षाओं की छवि जो उसने देखा, समझा और खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस किया। हमारी पहली डेट एक आर्ट गैलरी की ओपनिंग में थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मैं जानती तो थी, लेकिन फिर भी अभी के वक्त में वहां अपनी उपस्थिति का कारण समझ नहीं पा रही थी। जब मैं उसे मिलने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो खुद मुझे कला का टुकड़ा लगने में मदद कर रही थी। अपने आप को शीशे में देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं दो तरह की जिंदगियां जी रही हूँ। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उस जगह को खाली देखकर डर गई और फिर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी जैसे ही मैंने कांच के टूटने की आवाज सुनी। एड्रियन चलकर अंदर आया। हैंडसम, एलिगेंट, दयालु आंखें। उसने कहा कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ओपनिंग से एक दिन पहले उसने प्राइवेट टूर के लिए उस जगह को हमारे लिए बुक कर लिया था। हे भगवान, आखिर ये लड़का था कौन? जैसे जैसे हम गैलरी में घूमने लगे, एड्रियन मुझे हर तस्वीर के पीछे की कहानी बताने लगा। उसके एक एक शब्द में कला के लिए प्यार और रुचि दोनों पता चल रही थी। हमने कलाकारों के द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में बात की, उनकी कला की खूबसूरती के बारे में और वो मुखौटा जो लोग पहन लेते हैं अपनी असलियत छुपाने के लिए। एक ऐसी बातचीत थी जो बिना किसी एफर्ट से चल रही थी। और फिर हम एक पुराने और अनोखे शीशे के सामने आ गए। एक कला जिसे नाम दिया गया था अंदर की ओर। जैसे ही हमने अपनी परछाई देखी तो वापस से बात करना शुरू किया, तो मुझे कनेक्शन महसूस हुआ जो रोमांचक और डरावना दोनों था। और तब उसने मुझे कसकर कमर से पकड़ लिया और किस किया। उस रात जब उसने मुझे घर पर ड्रॉप किया तो मैं उसके ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। और अगले ही दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे वही शीशा तोहफे में मिला जो हमने कल देखा था। उसकी कीमत $80,000 थी। लेकिन जल्द ही मुझे अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। शीशे में मेरी परछाई खुद ब खुद अलग करते हुए दिखाई देने लगती। जो मैं करती उससे कुछ हटकर होने लगा। ये डरावना था। और फिर वो मैसेजेस जो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी अपने ओनली फैंस के लोगों को भेजे थे, उसमें काफ़ी पर्सनल और खुलासा कर देने वाली बातें थी। ये घटनाएं बहुत ही अजीब और डरा देने वाली थी जो एड्रियन के साथ मेरे रिश्ते से मेल खाती हुई लग रही थी। वो रहस्यमयी था, लेकिन उसी के साथ साथ वो इकलौता ऐसा इंसान था जो मुझे काफ़ी अच्छे से जानता और समझता था। और मेरा मानना यह था कि उसके अलावा मुझे इन सब चीज़ों का स्पष्ट जवाब और कोई नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी उसके जवाब काफ़ी अजीब थे, जिससे मेरा उस पर शक करना और भी गहरा हो गया। एड्रियन, वो आदमी जो मेरी जिंदगी में हमेशा साथ देने और मुझे समझने के वादे से आया था, अब खुद ही शक और रहस्य के घेरे में खड़ा हुआ था। उसके सच्चे इरादे उस मायावी शीशे के जैसे ही लगने लगे थे जो खुद ब खुद अपनी छाया बदल लेते थे। वो जीता जागता खतरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो बात थी जो मैं उस पर शक की उंगली नहीं रख पा रही थी। जैसे जैसे एड्रियन के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता गया, उसी के साथ साथ उसका मेरी जिंदगी में दखल देना भी बढ़ने लगा। वो मेरे घर बिन बताए आ जाता और मुझे सोते हुए देखता रहता। उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह का कंटेंट पोस्ट करूं, पहले प्यार से और फिर काफ़ी हक जताते हुए। उसने मुझे मेरी अपीयरेंस में बदलाव करने की सलाह दी और कुछ खास पोजेस में अपनी तस्वीरें उसे भेजने को कहा। और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि कब उसने मुझे अपनी उस दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जो मैंने बनाई थी। उसकी हर सलाह मेरी देखभाल के रूप में लिपट कर दी गई, लेकिन मुझे कंट्रोल करने का इरादा बिल्कुल साफ था। जल्द ही मैं उस पर इतनी निर्भर हो गई कि मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मैंने अपने ओनली फैंस का पूरा करियर बर्बाद कर दिया है। अगर एड्रियन ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे वापस से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, ठीक अपने संघर्ष भरे दिनों की तरह। एक रात जब मैं अचानक से उठी तो उस शीशे में मेरी परछाई देख रहा था जो उसने मुझे तोहफे में दिया था। उसे देखकर मैं आंख बबूला हो गई और मैंने उससे आखिरकार पूछ लिया। मुझे लगा कि वो गुस्सा होगा या फिर मना करेगा, शायद मुझे माफी भी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजाय इसके उसने मुझे जवाब के लिए शीशे के अंदर की ओर देखने को कहा। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि दरअसल वो मेरे कमरे में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी। वो उठा और मेरे पास आया। मैं बहुत डर गई, लेकिन फिर ऐसा पल आया जब असलियत सामने आने का वक्त आया। उसकी परछाई ने शीशे को छुआ और वो टूट गया। एड्रियन दूर जाकर गिरा। शीशा जो दो दुनिया के बीच की रुकावट होता है, टूट कर बिखर गया। उसके टुकड़े एड्रियन द्वारा बनाए गए भ्रम के टूटने को दर्शाता है। उसके बाद की खामोशी में जब मैं सोचने के काबिल हुई तो सच साफ साफ मेरे सामने आ गया। एड्रियन मेरे दिमाग की उपज थी, वो असलियत में था ही नहीं। वो मेरी गहरी इच्छाओं, असुरक्षाओं और डर का प्रतीक था, मेरी अपनी आत्मा की दर्पण छवि। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे मेरे दिमाग ने बनाया था। मैं जो कर रही थी उसमें खुद को खोने से बचाने की कोशिश के लिए मैंने ही उसका अकाउंट बनाया, उसके अकाउंट से खुद को मैसेज भेजे।
मैंने ही खुद को ढके हुए कपड़े पहनने को कहा और सिर्फ उसके लिए काम करने का ऑफर रखा ताकि मुझे हजारों पागल आदमियों को ना झेलना पड़े जिन्हें हर रोज में इंटरनेट पर मिलती थी। उस रात आर्ट गैलरी में कांच टूटने की आवाज़ मेरे अंदर आने की वजह से हुई थी और वो शीशे जिस पर मैंने अपनी पाई लगा दी थी, जो मैंने ओनली फैंस पर काम करके बचाया था, सिर्फ उसे तोड़ने और खुद की असलियत जगाने के लिए। ये एहसास जितना मुक्तिदायक था उतना ही विनाशकारक। लेकिन मुझे फिर से अपनी पहचान मिल गई। अब जब मैं अपने थेरेपिस्ट के ऑफिस में बैठी हूँ और इन सब बातों को डिकोड कर रही हूँ जो मेरे इलाज का एक हिस्सा है, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मुझे सामने एड्रियन दिखाई देता है, जो मेरी प्राइवेट तस्वीरें देख रहा है, जिसे मैंने उसे गलती से दिखाने का नाटक किया है। हाँ, मैं उसकी उंगली पर अंगूठी देख सकती हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पैर हिलाते हुए भी देख सकती हूँ। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। मैं देख सकती हूँ कि वो किस तरह मेरे शरीर को देख रहा है, और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं। शुक्रिया, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए तस्वीरें ली हैं। कितनी बुरी बात है, क्या मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूं? वेल, मैं कॉलेज में थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करता था। ओह एड्रियन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम कोशिश भी करो तो नहीं कर पाओगी। और फिर इसी तरह मैंने उसे वाइन के लिए इनवाइट कर लिया और उसने भी बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी।